हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ किया है और अब हमारे पास एग्जैक्ट डेट है एग्ज़ाम का। तो 72nd बीपीएससी प्री 25/10 को है, 25 अक्टूबर को है। और 71st बीपीएससी मेंस रिजल्ट वो अगस्त सितंबर में आएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने भी एक वीडियो क्रिएट किया था कुछ दिन पहले ही, और मैंने गेस ही किया था बट आई गेव रीजंस। तो मैंने ये कहा था कि प्री का डेट या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा। तो नाउ हियर वी आर विद एग्जैक्ट डेट, अक्टूबर लास्ट वीक 25। ठीक है। और 71st के लिए भी मैंने कहा था कि आई थिंक कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक वो आ सकता है। तो अब तो ऑफिशियल ही है कि अगस्त सितंबर है, तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड वही 25 अगस्त के आसपास लास्ट वीक में वो आ सकता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। अब देखो सेकंड पार्ट ये है ना कि हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी सिलेबस है प्री का, और उसमें जो इम्पोर्टेंट थीम्स है जो कि पूछे गए हैं पीवाईक्यूज़ में, रिसेंट पीवाईक्यूज़ में 70th हो गया, एडी हो गया, ठीक है। तो उन सबको थीम्स को हमने एक जगह किया है, और प्लस वो थीम को आप कहाँ से करेंगे वो भी हमने लिख दिया। ये उनके लिए है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, फॉर एनी रीज़न वो अच्छे से नहीं पढ़ पाए, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उनका एग्ज़ाम निकलेगा। और अब डेट आ गया है तो अब वो लोग यहाँ वहाँ मल्टीपल सोर्सेज को उठाएंगे, ये बुक से करेंगे, फिर उस नोट्स पे आएंगे। तो इस टाइप के जो भी एस्पिरेंट्स होंगे जिन्हें कि अभी क्लैरिटी नहीं होगा कि कैसे करें, कहाँ से करें, पहले नहीं किया हुआ है, तो एक रफ मैप टाइप से एक इसको किया गया है, ताकि पूरा जो सिलेबस का में जो भी थीम्स है वो आपके पास है, सोर्सेस वो यहाँ पर लिखा हुआ, बस आपको इतना ही करना है। देखो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय अस। और हम लोगों ने 71 जब दिया था तो वी हैड स्कोर ऑफ लाइक 93, 95, 101, 98। तो इस तरह का स्कोर था हमारा, एंड वी वर सेफली अबव द कट ऑफ। ठीक है। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये प्लानिंग किया कि अब चूंकि डेट आ गया है ऑफिशियल, तो क्यों ना एक ऐसा वीडियो क्रिएट किया जाए ताकि जितने भी लिमिटेड डेज हैं उनमें जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई होगी तो वो लोग इन इंपॉर्टेंट थीम्स पे फोकस कर लें, तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि दे विल बी टुवर्ड्स द सेफ स्कोर। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट यू विल क्लियर द कट ऑफ, बट एक सेफली आप कट ऑफ क्लियर करेंगे, क्योंकि जो जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहाँ से करें वो सब तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर हम लोगों ने। ठीक है। तो उसी के ही रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो अब होगा यहाँ से आगे। ठीक है। तो विल स्टार्ट विद पॉलिटी। देखो सबसे पहले क्या है ना कि लोग इसको स्किप करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर अगर 10 सवाल पूछा तो यू कैन स्कोर 9 और इवन 10। ये तो इजीली है ना, वो तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है इसमें क्वेश्चन। यहां पर से स्कोर आप बूस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली स्कोर होगा भी आपका। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया आइडेंटिफाई, देखिए प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। अब आप तो यही बोलेंगे कि इसमें मैंने छोड़ा ही क्या, सब तो मैंने लिख ही दिया इसमें। ठीक है। बट देखो आप इसको करना घटना चक्र से। आप अभी इसको लक्ष्मीकांत सर का बुक हो गया, या मतलब आपने अगर कहीं नहीं किया है, किसी भी कोचिंग नोट वगैरह से नहीं किया, तो आप घटना चक्र उठाना वहां से करना। इसमें भी क्या करना, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में वहां पर एक्सप्लेन किया नोट्स फॉर्मेट में वो दिया, आप बस उसी नोट्स को आप करना। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, मैं इसीलिए बोलते हूँ दिस इज नॉट द फुल प्रूफ। ऐसा नहीं कि आपको 150 में आपको 140 आएगा, 130 आएगा ना। बट या ये है कि यू विल बी इजिली एबल टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है। तो घटना चक्र आप उठाना, चूंकि अभी आपके पास सिलेबस कवर अप करने के लिए बहुत होगा, तो आपका टाइम कम रहेगा। आप सिर्फ उसके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो होते हैं नोट्स, आप बस वही नोट्स को याद कर लो, कुछ मत ये देखना यहाँ वहाँ कुछ मत करना, बस को याद कर लो। इसके बाद में होंगे एमसीक्यू, टाइम रहेगा तो आप ये भी करना। एज ऑफ नाउ अभी आप उसको स्किप कर सकते हो, जस्ट फोकस ऑन द नोट्स गिवन ऑन द स्टार्ट ऑफ एवरी चैप्टर। अब आता है शेड्यूल्स, पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड सोर्सेज। मतलब होता है शेड्यूल 1 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। तो इस तरह का जो फिर से सोर्सेज हो गया कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया, तो हमने जापान से क्या लिया। तो इस तरह का चीज़ है ना, जो लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है उसके स्टार्टिंग पेजेस में ये पूरा एक सेक्शन ही दिया हुआ है, उसमें 3-4 पेज है, बस कुछ नहीं है। ठीक है। प्रिंट आउट लो या फिर बुक हो तो वहां से कर लो, 1 से 2 सवाल आपके बनने ही वाले हैं एग्जाम में। ठीक है। याद कर लो, ज़्यादा उतना सोचना नहीं है कि क्या है नहीं है, बस याद करो। उतना दिन नहीं है आपके पास अभी कि अब आप आराम से आप एक साल के हिसाब से आप प्रिपेयर करो अभी। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ये पूछेगा ना कि आप फंडामेंटल राइट का बैलेंस है क्या, जुडिशियल रिव्यू है कि, इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हो गए कि आपको पूछ लेगा कि जो केशवंदा भारती केस है वो किस साल का है, उसमें क्या है, मिनर्वा मिल्स केस है वो क्या है, किस साल का है। तो ये सब तरह का चीज़ें वंस अगेन घटना चक्र आप यहाँ से उठाओ, आप कर लो। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स घटना चक्र से आप उठाओ, वही जो नोट दिया हुआ है आप वहाँ से कर लो। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, देखो इसमें क्या है, बस जो इंपॉर्टेंट पावर्स होंगे ना, जैसे पार्डनिंग पावर हो गया, ठीक है,
पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस हो गया आर्टिकल 123 या 213, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं करना है। या तो आप इसको घटना चक्र से कर लो, नहीं तो लक्ष्मीकांत सर के बुक में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इवन इन टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। बस उस टेबल को उठाइए, वहाँ से वो टेबल को आप याद कर लिए क्या डिफरेंस है गवर्नर के पावर में और प्रेसिडेंट के पावर में, क्या उसमें क्या क्या आर्टिकल है, पार्डनिंग पावर, रेस्पाइट क्या होता है, ठीक है, क्रिबिशन क्या होता है, इस तरह का जो भी चीज़ है वहाँ पर भी एक एक छोटा सा एक पन्ना में दिया हुआ है। ये आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं, नो टाइम, ठीक है। ये या तो आप जीसी से आप कर लेंगे या फिर इस बुक से आप कर लेंगे, दोनों में अच्छे से दिया हुआ है, कम में ही दिया हुआ है। बट अब ये नहीं है कि अब आप बैठ के पूरा ही अब आप याद कर रहे हैं एक एक आर्टिकल 53 क्या है, 54 क्या है, ऐसे आपको उतना उतना टाइम नहीं कि अभी आप वो सब कर पाएंगे, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन, देखो इसमें क्या है ना, बेसिकली आपसे पूछेंगे आर्टिकल क्या। सपोज आपसे मैं पूछूं कि आर्टिकल 249 क्या है, आपको अगर आपको पता है देन इट इज वेरी गुड। बट अगर आपको नहीं पता तो होता है यहाँ पे पूछ दे कि राज्यसभा का जो अनइक्वल पावर है, जो स्पेशल पावर्स है वो क्या है, तो इस तरह का सवाल पूछता है। आर्टिकल 249 क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के लिस्ट है, आप या तो लक्ष्मीकांत सर के बुक से आप कर लीजिए या लूसेंट से कर लीजिए, या फिर हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया है कि एक 1 पेजर टाइप का यहाँ पर आएगा, वो या तो वीडियो के फॉर्म में आएगा या फिर जो टेलीग्राम चैनल है, अच्छा मैं लिख देता हूँ एज सिविल्स PCS 1, तो जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, तो या तो आपको इस पे वीडियो ही आ जाएगा, शॉर्ट वीडियो, या नहीं तो फिर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में उसका PDF लाके 1 पेजर हैंड ऐसा कुछ मिल जाएगा, बस आप वहाँ से कर लेंगे, काम हो जाएगा। इमरजेंसी कुछ नहीं है, आर्टिकल 352 है, 356 है, बस इसको किसी भी एक बुक से आप कर लीजिए, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो। आप लूसेंट से भी इसको आप कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर मैं पूछूं आपसे कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है, तो क्या आपको पता है? अगर मैं पूछूं CAG का आर्टिकल क्या है, पता है? तो इस तरह का सवाल भी पूछता ही पूछता है, एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन। ये भी आप चाहें तो लक्ष्मीकांत सर के बुक से कर लें, लूसेंट से कर लें, या फिर हम लोग इसके लिए भी एक 1 पेजर तो दे ही देंगे, ठीक है। अब आता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें क्या है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। देखो ये जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बस इतना ही आपका सिलेबस है, बस इतना ही, बस यही आपका हो गया पूरा। पॉलिटी बहुत बड़ा है, बहुत, वो ऐसा नहीं है कि उसको आराम से अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 1-2 मंथ तो कम से कम लेगा ही लेगा वो। बट क्या, जो टाइम कम है, तो आप बस इतना ही अगर आपने कर लिया तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आप पार्लियामेंट में आप एक जो कमेटी होता है, आप उसको भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मतलब आधा घंटा भी नहीं आपको लगेगा ये चीज़ करने में वहाँ से, GC से, ओके। अब आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसमें बहुत है, पोर्टुगल है, डच है, ये बहुत सारा है। आप ब्रिटिश पर ही करना आप फोकस, क्योंकि PYQ में अक्सर यहीं से पूछा गया। आप यहाँ पर आप कहाँ से करेंगे, तो आप स्पेक्ट्रम से करें। देखो स्पेक्ट्रम करने का भी अब 2 तरीका है। अब अगर किसी को टाइम बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी मच एडवाइसेबल कि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़िए। लेकिन जब टाइम कम है, आपको टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो व्हाट यू कैन डू, हर स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के बाद एक समरी दिया हुआ है, ठीक है। उसमें समरी है, 1-2-3 पन्ने में, वो जो क्या उस पूरे चैप्टर में है उसको उसको समराइज कर दिया गया। आपको अगर टाइम का कमी हो, आप बिल्कुल उसका समरी ही सिर्फ आप देख लेंगे, वहां पर से भी जो ब्रिटिश पे है आप उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। वेरियस एक्ट्स, स्पेक्ट्रम के लास्ट में अगर आप जाएंगे ना, उस पूरे जो मोटा सा बुक है उसके जब आप लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एक्ट्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, आप वो वहाँ से कर लेंगे। फोकस ज़्यादा किस पे करना है, 1813, 1909, 19 और 1935, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे वहाँ से। बैटल्स हो गया, इसमें क्या पूछेगा ना कि पूछेगा कि जो फर्स्ट अफगान वार है, आपको 4 वॉर दे देगा, बोले इसको आप अरेंज कर लो। फर्स्ट अफगान वार यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख देगा सेकेंड मराठा वार, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम के बुक उठाना या फिर लूसेंट आप उठाइए, वहां से एक क्रोनोलॉजी आप तैयार करिए कि ये कब हुआ था, किस साल में हुआ था, कि कब हुआ था, इसके गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, बस एक ये शॉर्ट नोट टाइप का। इस पर भी आपको फोकस किस पे करना है, तो एंग्लो फ्रेंच पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, फिर आपको एंग्लो सिख पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, एंड देन विद द एंग्लो मराठा वार, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग 1 पेजर देने का हम लोग दे देंगे, ठीक है। फिर एक हो गया प्री INC, मतलब जब हम जब पढ़ते हैं ना कि जमींदारी एसोसिएशन क्या था, ठीक है, तो उस तरह का जो है ये स्पेक्ट्रम में चैप्टर के अंदर में ही दिया हुआ है बहुत अच्छे से, वो आप वहां से कर लेंगे। INC का थ्योरी 2-3 तो थ्योरी है, वो भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। हार्डली ये करने में आपको लगेगा बहुत बहुत तो आपको लगेगा आधा घंटा, अगर आपने नहीं किया है तो मैं कह, इंक्लूडिंग याद करने के हिसाब से, और आधा घंटा भी नहीं आपको लगेगा, ये 20 मिनट का काम मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट INC का सेशन स्पेक्ट्रम के एंड में दिया हुआ है, वहां से आप कर लेंगे। न्यूज़पेपर्स वही सेम स्पेक्ट्रम में आप देख लेंगे कि एक तो पहले चैप्टर के आगे क्या दिया हुआ है, फिर बुक के एंड में क्या दिया हुआ है, ठीक है।
गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ठीक है, ये भी आपको स्पेक्ट्रम के एंड में दिया हुआ है। अगर ये नहीं आप कर सकते हैं तो यहाँ से आप लूसेंट से आप इसे कर लेंगे, ये चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है फ्रीडम स्ट्रगल, स्वदेशी मूवमेंट, एनसीएम, सीडीएम, क्यूआईएम, सेम वही स्पेक्ट्रम के आप रेफर करेंगे जो चैप्टर के बाद में जो दिया हुआ है। रेवोल्यूशनरीज, खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम लीग, ये सब कुछ ही आपको स्पेक्ट्रम में एक फ्लो में आपको मिल जाएगा। वहां से आप चैप्टर के बाद जो नोट्स दिया है समरी, आप उसको वहां से कर लेंगे और उसके बाद आप एक बार लूसेंट से आप थोड़ा गो थ्रो कर लेंगे कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है ना। ओके, तो अब आता है महात्मा गांधी, यहां से भी आप स्पेक्ट्रम से कर लेंगे। ये टॉपिक नो अबाउट महात्मा गांधी आई थिंक कि आप स्पेक्ट्रम जो चैप्टर है आप उसको आप पूरा कर लेंगे वहां से, क्योंकि ये होता है घुमा फिरा करके कुछ अगर पूछ देगा तो शायद वो समरी में कवर अप ना किया गया हो। ठीक है, अब आता है अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एनी बेसेंट जी। यहाँ क्या है ना कि कोई भी आपको जो बिहार स्पेशल का बुक मिलेगा आप वहां से कर सकते हैं। मैंने किया था इसको फ्रॉम बिहार समग्र, और वहां से ही ठीक ठाक दिया हुआ था दोनों का कंटेंट कि एनी बेसेंट जी बिहार कब आई, 2 बार आई तो कब आई, डेट क्या था, तो उस तरह का चीज़ मुझे यहाँ से मिल गया था। आप चाहें तो कोई भी बुक फॉलो आप कर सकते हैं, मैंने इसे फॉलो किया, मुझे ये ठीक लगा था। फिर आता है किसान सभा, तो ये भी आप स्पेक्ट्रम से आप कर लेंगे। पहला बार कहाँ फॉर्म हुआ था, लखनऊ में हुआ था क्या, मदारी पासी कौन थे, इस तरह का जो चीज़ होगा वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम में अच्छे से दिया हुआ है, ये आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। अगर चूंकि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, चाहे तो आप चैप्टर के अंदर से भी कर लें, नहीं तो जो चैप्टर के बाद समरी वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी के साथ में ना एक और आपको मूवमेंट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाए, जैसे कि तेभागा मूवमेंट कहाँ हुआ था, पबना रिवॉल्ट कहाँ हुआ था। कुछ नहीं करना है, पबना रिवॉल्ट है, उस डेट याद है 1873 याद है, बस डेट और एक आदमी का नाम, ये भी आपको स्पेक्ट्रम में अच्छे से मिल जाएगा। हार्डली टू हार्डली ये आधा से 1 घंटा लेगा, यहाँ कंप्लीट होगा। डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन। अब आ गया आपका 1857 का रिवॉल्ट, प्री 1857, पोस्ट 1857, ठीक है, ये सब कुछ वही स्पेक्ट्रम के चैप्टर के बाद से आपको मिल जाएगा। देखो, कहने का तो अब हिस्ट्री भी एग्जैक्टली वही है, अब कहने का तो कितना बड़ा इसका है सिलेबस। अब आप अगर पढ़ने बैठेंगे हिस्ट्री को तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आपको कम से कम 2-3 मंथ तो लगेगा हिस्ट्री आपको पूरा अच्छे से करने में। टाइम तो है नहीं ना उतना, बट हमें करना है। जब करना है हमें तो क्यों ना ऐसे थीम पे हम लोग फोकस कर लें जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वेरी हाई चांस कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा इस बार भी। तो बस उसी हिसाब से ये पूरा एक लिस्ट तैयार किया गया है। आई होप कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या जो आप तक अगर पहुँचेगा तो आपको हेल्प ही होगा इससे। अब आते हैं हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में, तो आप यहाँ पर से ना आईबीसी का साइट का नाम, जैसे कि अब मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ठीक है, ये सब नाम कहाँ पर है ये आपको पता मुझे नाम ही। चान्हो अगर मैं पूछूं कहाँ है वो, फिर क्या फाइंड हुआ, अब जैसे कि पुलाव कहाँ फाउंड हुआ, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसके भी लिए एक 1 पेजर आ जाएगा हम लोग के थ्रू। नहीं तो अगर आप लोग में से किन्हीं के पास अगर एनसीईआरटी समरी बुक होगा ना अरिहंत का, तो वहां पर एक अच्छे से टेबल फॉर्मेट में या उस चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ, आप वहां से भी आप कर सकते हैं उसको। फिर हो गया ऋग्वेदिक का गॉड, कौन कौन से वहां पर मेन गॉड थे, क्या नाम था, मंडल, अगर मैं बोलूँ कि 9th मंडल में क्या था, तो आपको आपको पता होना चाहिए वहाँ के उसमें क्या था, वो सब आपको लूसेंट से अच्छे से मिल जाएगा। एक सिंपली क्रक्स फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ आप कर लेंगे। फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मेन फोकस होता है काउंसिल में, अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ हुआ, फिर इसके हेड कौन थे, उसमें किंग कौन था, ये भी आपको लूसेंट में या फिर जो आप बिहार समग्र करेंगे अगर, तो वहां से आपको मिल जाएगा। फिर तो डायनेस्टीज इन बिहार कि पहले कौन आए, ठीक है, सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, फिर कौन आए, से पहले बाद में आए, मौर्य आए, बृहद्रथ थे, जरासंध का था। तो इस तरह का जो डायनेस्टीज है ना इन बिहार में, प्री एंड पोस्ट मौर्य, ये आपको देखना। कहाँ से देखेंगे तो वही सेम बिहार सामग्री या फिर जो भी बुक आपने रेफर आप करना चाहें फॉर बिहार हिस्ट्री, वहाँ से आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी होगा कि अगर सपोज बृहद्रथ था तो डायनेस्टी था, तो उसके फाउंडर कौन थे। अब पाटलिपुत्र है तो किसने पाटलिपुत्र को फॉर्मेशन किया, जो इस तरीके से कि राजधानी पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट किया, और इस तरह का वर्णन कुछ पूछेगा तो वो आपको इसलिए कवर हो जाएगा इन बुक से। फिर आता है मौर्य के, तो मौर्य में किंग्स हो गया, तो किंग मतलब कि हु आर द फर्स्ट मौर्यन किंग, या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ काम किया, सपोज चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, अशोका ने, तो क्या क्या काम किया, क्या क्या एडिक्ट्स थे, कहाँ कहाँ पिलर था, उसमें टैक्स वो लोग क्या क्या कितना लगाया, क्या जो टैक्स का नाम क्या था, कहाँ कहाँ पोर्ट था उनका, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो सब वही होगा। पोस्ट का नाम क्या था, अगर मैं बोलूँ कि कोई कि धम्मा महामात्रा कौन, ये पता होना चाहिए कि ये इस पोस्ट का नाम क्या था, इस पोस्ट का काम क्या था। फिर चाणक्य है तो
चाणक्य ने क्या बोला था उस समय के हिसाब से, मेगास्थनीज ने अपनी किताब में क्या बोला था, किताब का नाम ही क्या था, ठीक है। फिर जैसे किंग हो गया, किंग अब सेंड्रोकोटस कौन था, तो कौन थे, एंड्रोकोटस कौन थे। तो इस तरह का चीज आप देख लेंगे, वो भी आपको बिहार समग्र में अच्छे से दिया हुआ है, प्लस लूसेंट में भी आप उसको देख लेंगे। सिमिलर फॉर द गुप्ताज, यहाँ पर भी आप किंग का नाम देखेंगे कि हु वाज द फर्स्ट गुप्ता किंग, या फिर मतलब विच गुप्ता रूलर वाज नोन एज द नेपोलियन। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, समुद्रगुप्त वगैरह हो गए, कौन कौन सा वॉर लड़ा, हुन्स आए थे, हुन्स ने किस साल अटैक किया था। वही सेम एडमिशन की पोस्ट का नाम क्या था, टैक्स में कौन कौन सा टैक्स होता था, ठीक है। तो ये भी आप वही बिहार समग्र से कर लेंगे और एक लूसेंट से आप कर लेंगे। ट्रैवलर्स थे, फाहियान कब आए थे, ह्यून सांग कब आए थे, आई सिंह कब आए थे, इस समय किंग कौन था, हर्षा थे कि नहीं थे, कौन थे। फिर हर्षा के बारे में लूसेंट में, ये तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, एकदम ब्रीफ में है, अच्छा सा दिया हुआ है लूसेंट में। चोला चेरा पांड्या और संगम का भी काउंसिल, ये भी आप कर लेंगे लूसेंट से, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। तो दिल्ली सल्तनत, इसमें आपको फोकस करना है इल्तुतमिश का, जैसे कि चालीसा क्या था, ठीक है। बलबन के मतलब कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था, वो क्या था, वो किसने लाया था। अलाउद्दीन खिलजी, इनका वॉर कहाँ कहाँ ये लड़े, वॉर का एक क्रोनोलॉजी आप देख लेंगे। आर्किटेक्चर देख लेंगे कि अलाई दरवाजा था, या इस तरह का क्या क्या मैग्निफिसेंट कुछ काम करवाया था इन लोगों ने। MBT मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए, इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाया था, ये आप देख लेंगे, ठीक है। फिर जैसे कि डिपार्टमेंट्स हुआ, तो अगर मैं बोलूँ कि दीवान ए अर्ज ये क्या है, किसने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही आपको करना है दिल्ली सल्तनत में। ज़्यादा भी डेल डीप आप मत करना, रिमेनिंग के लिए एक आध सवाल बहुत बहुत कम पूछा है, ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, 70 में ही पूछा है, बट उतना आप कर नहीं पाओगे अभी के टाइम के हिसाब से, अगर यदि आपने नहीं किया है तो। लूसेंट से आप देख लेना, काम आपका हो जाएगा। मुगल में आप फोकस करना बाबर पे, अकबर पे, जहांगीर पे, और उन्होंने क्या क्या काम करवाया, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन करवाया, और उनके टाइम के पेंटर्स कौन थे, ठीक है। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में ना एक आप देख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाया था, कहाँ कहाँ, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब आप आ जाओ मराठा पे, लूसेंट में यहाँ पर एक पन्ने में बहुत अच्छे से दिया हुआ, आप वहाँ से कर लेंगे। सिख गुरुज के बारे में आप चाहो तो ऑनलाइन देख लो, या फिर हम लोग एक वन पेजर यहाँ पर दे देंगे। विजयनगर एम्पायर लूसेंट में अच्छे से दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये भी लूसेंट से। फोकस क्या करना है ना, कि जो भी सपोज चैतन्य गुरु थे, ठीक है, वो कहाँ के थे, और वो क्या वो शैव थे या फिर वो वैष्णव थे, ठीक है। इस तरीके से आप, जैसे कि सूफी है तो महबूब इलाही किनको नवाजा गया था, तो उस तरह का बस बेसिकली आप देख लें कि चिश्ती क्या थे, ठीक है, उस तरीके। उस आपको लूसेंट में दिया हुआ है, एक क्रक्स फॉर्मेट में आप देख लेना, वहाँ पर से इजीली अगर सवाल आए तो आपसे बन जाएगा। अब आओ ज्योग्राफी में, सोलर सिस्टम हो गया और अर्थ का जो इवोल्यूशन का थ्योरी है, ये आपको करना है लूसेंट से। ये क्या है ना, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ, 1 2 3 नाम है उसमें, बस आपको सिर्फ वो 3 नाम ही आपको देखना है कि बिग बैंग थ्योरी तो किसने दिया था, बस। और उतना अंदर तक आपको नहीं जाना है। अच्छा, सोलर सिस्टम है तो यहाँ पर आप फोकस करना है आपको ज़्यादा एस्टेरॉयड पे, कॉमेट्स पे, मीटियोर पे, ठीक है। फिर आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। फिर कौन सा अर्थ का ट्विन है, किसे हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं, तो ये भी आप ब्रीफली टाइप से उसको बस इसको यहाँ से देखना, एक सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा ये। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको करना है घटना चक्र से, ठीक है। सेम वही वही करना है, वो जो उस बुक के चैप्टर के आगे दिया हुआ है, बस वो देना, टाइम रहेगा तो सॉल्व MCQ ऑल्सो। मेजर ग्रासलैंड, अब स्टेपी कहाँ का है, डॉन्स कहाँ का है, वेल्स कहाँ का है, इसके लिए भी एक वन पेजर आ जाएगा, वरना आपको जहाँ से करना है, ये तो आप अगर ऑनलाइन में भी चेक करेंगे ना, मेजर ग्रासलैंड UPSC, उस तरह में आपको 5 7 नाम आ जाएगा, बस वही करना है। फिर हो गया रिवर्स एंड सॉइल ऑफ इंडिया, NCERT से करना है आपको, ये क्लास 12 NCERT में है। इंडिया जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, वहाँ आपको मिल जाएगा, रिवर मिल जाएगा आपको, सॉइल मिल जाएगा, यहाँ से सवाल पूछता है। फिर बिहार के लिए आप कर लेंगे बिहार समग्र से, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पासेस, जैसे अगर मैं बोलूँ माना पास कहाँ है, नाथुला कहाँ पर है, ठीक है, तो इस तरह का आपको टेबल मिल जाएगा, लूसेंट में वहाँ से कर लेंगे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम, अगर मैं बोलूँ कि उड़ीसा में क्या नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का, स्लैश एंड बर्न किस स्टेट में इसका नाम है। फिर अगर मैं बोलूँ कि इंडोनेशिया में से किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको NCERT में मिल जाएगा, आई थिंक क्लास 8 में है शायद, वरना हम लोग इसके लिए एक वन पे भी करके आ जाएंगे। अब होता है इंस्टीट्यूट्स, ये आपको करना है घटना चक्र से।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं कि शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, या फिर पोटैटो का इंस्टीट्यूट कहाँ पर, तो आपको आपको पता होना चाहिए। इस तरह पे एक सवाल पूछा भी है 70th में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आप कर लेना, ईजी है, एक टेबल दिया हुआ है, अच्छे से वहाँ आपको सॉल्व हो जाएगा। अब आप आ जाओ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, घटना चक्र में। देखो इसमें क्या है ना, बहुत नाम है, तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज तो आप होंगे ही। तो क्या है ना कि इसको डेली करना, 2 नाम डेली, 2-3 नेम्स बस काफ़ी हो जाएगा। 2 नाम तो आप याद कर ही लोगे ना एटलीस्ट। यहाँ पर जो भी आपको लिस्ट दिया हुआ होगा वहाँ से आप कर लेना, और जो बिहार स्पेसिफिक है वहाँ एक पन्ने में लिखा हुआ नाम बिहार सामग्री में, वहाँ से आप कर सकते हैं। मिनरल्स ऑफ इंडिया, इसके लिए क्या है ना कि मैं आपको 1 पेजर ही दे दूंगा, और नहीं तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी कर लोगे कि अगर सपोज गोल्ड है तो इसका रिजर्व कहाँ पर है, प्रोडक्शन कहाँ पर, आयरन है, कोल है, इस तरीके से, या तो मैं 1 पे दे ही दूंगा इसका। एक हो गया मिनरल्स ऑफ बिहार, इसके लिए भी एक 1 पेजर आ जाएगा, या फिर चाहो तो ऑनलाइन ही आप देख लो। मतलब ये टॉपिक आपको फॉलो करना है, आप कहाँ से करोगे दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर बुक सोर्स लिखा हुआ है, बट अगर आपने कहीं और से किया हुआ है, किसी और बुक से आपको करने का मतलब, डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है। अब क्रॉप्स हो गया, जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि कितने वेराइटीज हैं राइस के, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरह का चीज़ आपको एनसीईआरटी के क्लास 12 में आपको मिल जाएगा। क्या करना है, तो वो बुक ना थोड़ा आपको कॉम्प्रिहेंसिव लगेगा, इसमें एक 1 पेजर खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो। 1 पेजर की जैसे राइस है तो क्या ये रबी है, क्या ये खरीफ है, शुगर केन है तो क्या ये रबी है, क्या ये खरीफ है, उस तरह का चीज़। और कितना चाहिए इसको टेम्परेचर, कितना इसका वैरायटी है, यहाँ से भी सवाल आप देखोगे ना, पूछेगा ही पूछेगा, एक या 2 क्वेश्चन। ये आप करना है एनसीईआरटी से। फिर आता है क्रॉप का प्रोडक्शन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हर साल एक पूरा एक सेपरेट टेबल ही होता है इसके लिए। वो ये बोलता है कि सपोज राइस है तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, वेस्ट बंगाल है कि यूपी है, पंजाब है, क्या है। ठीक है, सभी क्रॉप्स के लिए आता है, वहाँ से आप ये देख लेंगे। फिर हो गया मानसून, उसका मैकेनिज्म कि अगर मैं पूछूँ कि नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होती है, या फिर मैं बोलूँगी साउथ वेस्ट मानसून क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या। फिर होता है प्री मानसून सावर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मैंगो सावर कहाँ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको एनसीईआरटी में मिल जाए, क्लास 11 एनसीईआरटी में, और या फिर इसका 1 पेजर भी हम लोग दे देंगे। ठीक है, अगर इसके बाद आपको टाइम रहे तो फिर आप टेबल कर लो, विच इज गिवन इन लूसेंट। बहुत सारे इसमें टेबल, पूरे लूसेंट में आप देखो ना, अगर ज्योग्राफी में सिर्फ टेबल सिर्फ टेबल सिर्फ टेबल, वाटरफॉल है, ये है वो है। टाइम होगा तो उतना करना होगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर उतना कर ही नहीं आ पाओगे। मैं मेन पर्पस ऐसा नहीं कि आपने बस एक बार कर लिया, मेन थिंग इज किया तो उसको रिवाइज भी तो आप करोगे ना। ऐसा नहीं है कि आप 72 दिन बचाए तो 71st डे तक आप पढ़ते ही रहोगे, तो रिवाइज कब करोगे। ठीक है, अब आया आपका एनवायरमेंट। यहाँ क्या करना है ना, उतना पूछता नहीं है। क्या पूछेगा, यूएनएफसीसी जो हम लोग बोलते हैं ना कि COP 21 क्या है, हम लोग बोलते हैं ना, तो वही हुआ यूएनएफसीसी। और फिर एक यूएनसीसी, अब जैसे कि COP 16 हुआ। जो भी करंट अफेयर्स में आपको आएगा ना, ये आपको वहां से कवर हो जाएगा। प्लस जो एकदम जैसे कि एकदम इंपॉर्टेंट सब चीज हुआ ना, जैसे कि मैं बोलूँ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट डील, ये सब किस COP में हुआ था, जो इंपॉर्टेंट सब है ना, COP 1 कहाँ हुआ था, ये जो बेसिक है ना, एकदम बेसिक चीज, नॉट गोइंग इनटू इन डेप्थ कि अब उसमें क्या क्या कन्वेंशन फॉलो किया गया, वो सब नहीं करने का टाइम है। इंपॉर्टेंट बस जो है वो आप यहाँ से उठा लो। ये भी आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा घटना चक्र से, प्लस जो आप रिसेंट वाले होंगे वो आप कर लेंगे फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ठीक है, ये भी वही हो गया इंपॉर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल क्या है, स्टॉकहोम क्या है, ठीक है, वियन्ना क्या है, मीना माता क्या है, ये सब वहीं से आपको मिल जाएगा घटना चक्र से, या फिर हम लोग दे देंगे 1 पेजर। नेम्स क्वाइंड बाय, सपोज मैंने आपसे ये पूछा कि इकोसिस्टम का नाम किन्होंने दिया था, तो आपको आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी का नाम किन्होंने दिया, नीश क्या होता है, इसका नाम किन्होंने दिया था, ये पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको आपको मिल जाएगा फ्रॉम घटना चक्र। अब आता है बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कि क्लोटिक क्या है, क्लैंटिक क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा। शंकर आईएएस के बुक में एक टेबल, अब जब जाएंगे उसके चैप्टर के लास्ट में ही ये एक टेबल दिया, बस वो टेबल को ही करना है। मुश्किल से आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा वो टेबल को कंप्लीट करने में। और वहाँ से अगर एक सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पेसी का क्या है, डाइवर्सिटी, उस तरह का शंकर इसमें दिया हुआ 1 सेकंड, आपको एक पेज में दिया, वहाँ से आपको ईजिली हो जाएगा। ये आपका बेसिक्स कवर अप हो गया, ताकि अगर सवाल कुछ और पूछे जो कि अदर लोग नहीं करते तो अब तो आपसे बन जाएगा। और इस पे तो इस सवाल खैर पूछा भी है, लोटिक क्लैंटिक क्या है आप देख लेंगे। वेटलैंड क्या है, रामसर साइट्स, स्पेशली आप बिहार पे आप करेंगे फोकस कि बिहार में कौन कौन सा है वेटलैंड, कौन कौन सा। ठीक है, अब ये रामसर है तो कहाँ है, ये ईरान में है कि कहाँ पर है। ठीक है, तो यही है। अब टोटल इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं, नए नए कौन कौन से ऐड, आपको मैच द फॉलोइंग वो दे सकता है कि ये तमिलनाडु में है, कि ये कश्मीर में है, कहाँ है। ठीक है,
फिर हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो, डॉल्फिन से बहुत सारे जीसी में आपको दिया, अच्छे से दिया हुआ है। रिसेंट इनिशिएटिव आपको पूछा था कि मिस्टी अलायंस, कैसे मैंग्रोव वगैरह हो गया ना, तो मैंग्रोव कहाँ है, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। जब ये मैंग्रोव करेंगे तो इसी में आप देखना इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी आप देख लेंगे। यहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूरा यहाँ से पूछता है, मतलब कि अक्सर ही बहुत एग्जाम्स में भी आप देखेंगे तो ये भी आप कर लेंगे कि मैंग्रोव का साइज बढ़ा है या कम हुआ है। तो ये भी वही करंट अफेयर से आप कर लेंगे, या फिर इसके लिए भी हम लोग एक वन पेज आपको दे देंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमी है उसका भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आप देखो तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसको इतना इन डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास सोर्स होगा, जो भी बुक होगा, नितिन सिंघानिया सर का हो गया, मृणाल सर का हो गया, जब जहाँ से भी आपने किया होगा वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इट इज़ नॉट कि बहुत ही ऐसा है, ठीक है। इसको डू एट द एंड, क्योंकि इसमें कितना क्वेश्चन पूछेगा दैट नो वन नोज। और कभी कभी इतना फैक्चुअल पूछता है कि 2021 का डेटा, 22 का डेटा उतना याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको ऊपर से बस देख लेना क्या है। इनकेस कोई डायरेक्ट सवाल आ गया तो आपसे बन जाए, रेस्ट आप चाहो तो इसको एकदम लास्ट में ही आप करना। क्या है ना इसमें, कि है कि मॉनेटरी पॉलिसी, अगर कोई पूछे रेपो रेट क्या है, फिजिकल पॉलिसी होता है ना कि आपका फिजिकल डेफिसिट इतना है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, FRBM एड क्या है, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, क्या क्या है, बैंक एंड इट्स टाइप इंक्लूडिंग RBI, ठीक है, बैंक है ना, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, शेड्यूल्ड बैंक क्या है, प्लानिंग, अगर कोई पूछे कि आपको फर्स्ट प्लानिंग था ऑफ द प्लानिंग कमीशन, उसका क्या मेन काम था, ठीक है, ये आपको पूछ देगा कि गरीबी हटाओ वो किस प्लानिंग का पार्ट था। तो इस तरह का सवाल पूछेगा, इसका चाहिए तो हम लोग एक वन पेजर दे देंगे आपको, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एक दो सवाल अगर आएगा भी तो ईजिली आपके बन जाएगा। वेरियस रेवोल्यूशन, वाइट क्या है, ग्रीन क्या है, गोल्डन क्या है, पिंक क्या है, ये तो आप लूसेंट से ही आप कर लेंगे। फिर क्या GDP क्या होता है, GVA क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, फिर IIP क्या होता है इन्फ्लेशन का, उसका टाइप्स क्या होता है ना, गैलपिंग हो गया, उसका हो गया, CPI क्या होता है, WPI, इसका बेस ईयर्स क्या क्या है, ये सब जानना। GDP क्या होता है, कैसे निकलता है, 3 4 तो उसका तरीका है। GVA क्या होता है, हमने वैल्यू ऐड किया, बस हो गया। इन्फ्लेशन क्या है, रेट उसका किसी चीज़ का बढ़ रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, लोगों के पास में सामान कम है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड हो गया इन्फ्लेशन। तो बहुत बेसिक चीज़ है, उसको बस समझ जाना क्या है, CPI का बेस ईयर क्या है, ठीक है, इस तरह का चीज़ है, इसमें कोई उतना टेंशन वाली बात नहीं है। IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या होता है, किस साल फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कौन सा रिपोर्ट देता है, प्लस जैसे कि होता है ना कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, इस तरह का जो भी रिपोर्ट होता है वो आप देख लेना, इंडिया का रैंक क्या है, या आपका करंट अफेयर्स में ही हो जाएगा। फिर होता है इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जैसे ओल्ड में तो आप कर लोगे लूसेंट, जो दिया हुआ है साल के साथ में दिया हुआ है, न्यू वाला आपका करंट अफेयर्स में हो जाएगा। इतना ही करना है, देखो करने का तो बहुत कुछ है, ठीक है। इकॉनमी भी ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, तो जब नहीं पूछता है तो उतना टाइम क्यों देंगे इसमें, एकदम लास्ट में आप करना, ठीक है, समय रहेगा तो करना, वरना ऊपर से बस देख लो करंट अफेयर्स में, तो आप करोगे ही ना। आप देखो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया तो आप करोगे ही ना, ऑफ बिहार तो आप करोगे ही ना, बजट तो आप करोगे ही ना, तो ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आप करोगे, इंडिया का भी, बिहार का भी, आप NFHS भी आप करोगे, सेंसस भी आप करोगे, तो ये सब करंट अफेयर्स का डेटा यहीं से आएगा सवाल आपका मैक्सिमम। इधर से शायद एक दो सवाल पूछेगा तो पूछेगा, तो उतना ज़्यादा भी इसमें नहीं टाइम देना, जितना ईजी हो पा रहा है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक, सब बहुत आसान चीज़ है, ये आप बस देख लेना, वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो इकॉनमी में इतना ही, डोंट टेक मच टेंशन हियर, ठीक है। अब आ गया आपका फिजिक्स, तो यूनिट एंड डायमेंशंस और इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि बाइक का है स्पीड, वो कैसे आप नापोगे, ठीक है, वो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टा मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, ये सब आपको लूसेंट में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस इसको रट लो। वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ही आएगा, इसमें क्या ही वो घुमाएगा। अब लाइट ईयर है तो क्या है लाइट ईयर, फोर्स फ्रिक्शन। अच्छा देखो, जब मैं साइंस कर रहा हूँ ना, आप एक बात को समझो, साइंस में लमसम लगभग 30 सवाल पूछते हैं, लोगों में इतना डर है NCERT 11 12 का, तो आप ये बताओ क्या इसमें 30 में से क्या 28 सवाल NCERT 11 12 का आता है क्या? नहीं आता है ना। जब उतना नहीं आता है तो फिर उतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों हम लोग दे रहे हैं कि हम 11 12 तो करना ही करना, नहीं किया तो होगा ही नहीं। जी ऐसा नहीं है ना। अरे पूछेगा 2 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल डिफिकल्ट देंगे ही वो, तो या तो आप उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, अगर आपको कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन, ये आप डाल दो वहां पर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको 150 में 150 चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आपने इतना कर लिया डेफिनेटली आपको 95 के ऊपर ही जाएगा, ये तो आप एश्योर हो जाओ इस बात को, ठीक है। और इतना भी स्ट्रेस मत दो कि मैं NCERT 11 12 नहीं किया तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है।
नहीं किया है तो नहीं किया है, अब आगे कसम 6 to 10 एनसीईआरटी वही आप कर लो। वो भी अगर नहीं आप कर सकते हो तो जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने यहाँ पर लिए बस उतना ही आप कर लो, ज़्यादा यहाँ वहाँ दिमाग को मत दोहराओ। ठीक है, देखो फोर्स है, फ्रिक्शन है, एनसीईआरटी उठाओ क्लास 9। मैंने यहाँ पे क्या किया ना, एकदम क्लास भी आपको लिख दिया। क्या है कि अच्छा जो भी मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूँ अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे ना उसको तो वो अलग एनसीईआरटी है। जो मेरे पास एनसीईआरटी है या फिर जो अलग ग्रुप्स में आपको आपको मिलेगा एनसीईआरटी वो समथिंग अराउंड 22-23 का है ना, 2022-2023 का वो एनसीईआरटी है मेनली। अभी जो आपको मिलेगा वो 2026-27 का मिलेगा, वो थोड़ा अलग है। तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है 22-23 वाले पे। ठीक है, अब है एनर्जी, ये है साउंड सेम क्लास 9। एक बार लूसेंट को मैं देख लेना उसमें क्या क्या बोला है। अच्छा जो न्यूमेरिकल्स है उसका तो एक अलग ही डर हो गया है। अरे भाई न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछा गया था, इवन जो 71st में भी पूछा, वो कितना सिंपल था वो। उसमें इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। आपको अगर फॉर्मूला पता हो, अगर आपने एक एग्जाम्पल भी उसका सॉल्व किया तो आप इजीली एग्जाम में वहां करके आप आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी में जो सॉल्व है या जो अनसॉल्व है बस देख लो ना उसको। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 6 से लेकर 12 का सभी न्यूमेरिकल आपको, मैंने आपको चैप्टर नंबर बोल दिया, नाम बोल दिया है, आपको क्लास भी मैंने बोल दिया। बस आपको उसी क्लास में जाकर के उसी क्लास के बुक में जाकर के जो भी क्वेश्चन है उसका आपको सोल्यूशन देखना है। तो ये कोई बहुत दिक्कत तो नहीं है। अगर फिर भी वहाँ डाउट हो रहा है आप ऑनलाइन चेक करो उसका आंसर क्या है। तो ये तो इतना, अब अगर 2-3 सवाल यहाँ से पूछ रहा है तो इतना तो आपको करना बनता है। ठीक है, और ये इजी है, कोई सा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा बहुत आसान ही आया था मैथ वहाँ पर। ठीक है, एनर्जी में भी आप वही कर लेंगे। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अब हाइट पे जाएंगे तो क्या बढ़ता है, इस तरह का सवाल। वैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो कैसे होता है, मतलब क्या वाट क्या है, ठीक है, जूल क्या होता है हीट में, तो इस तरह का सवाल पूछेगा। वो एनसीईआरटी में दिया, वो इसलिए आप देख लेंगे। साउंड सेम एनसीईआरटी क्लास 9 से आपको करना है। यहाँ पर ये पूछेगा कि मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वेवलेंथ की मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या वेवलेंथ बढ़ेगा, क्या होता है, या किस तरह से मूव करता है, कॉम्प्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, इस तरह का आपको पूछता है इस तरह का सवाल। ऑप्टिक्स में तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर स्टार्स शाइन कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, टोटल इंटरनल क्या है। अब आंख के बारे में पूछते हैं, कॉर्निया क्या है, ठीक है ना, आइरिस क्या है, अपना जो बायोमेट्रिक होता है उसमें क्या होता है, उसमें आइरिस होता है कि कॉर्निया होता है कि क्या होता है। ठीक है, फिर पूछते हैं आंख में जो डिफेक्ट होता है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, सब पूछेगा क्या होता है, कैसे ठीक करेंगे, कॉन्केव डालेंगे कि इसमें कॉन्वेक्स डालेंगे। फिर उसका इमेज पूछ देगा कि वो पूछ देगा कि कहाँ पर सेम लेंथ ऑफ इमेज फाइंड होता है, सी पे होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा कि फोकस पे होगा कि पोल पे, एकदम इनफाइनाइट कहाँ होगा वो। इस तरह का सवाल पूछेगा, कुछ नहीं करना है। ये इमेज है ना, एक टेबल रहेगा उसमें। ठीक है, कि अगर इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक है, फिर सी से लेके एफ तक, ऐसा कुछ वो टेबल होता है, वो टेबल का आपको याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक ही दो तरह का सवाल इसमें पूछता है कि फोकल लेंथ क्या होगा प्लेन मिरर का। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछता है कि कितने नंबर, अगर दो प्लेन मिरर को इधर उधर रख तो कितने नंबर ऑफ उसके रिफ्लेक्शंस बनेंगे, इमेज बनेंगे, इस तरह का सवाल पूछता है। बेसिक होता है, उतना अंदर तक नहीं जाना है, उतना उतना समय है। हीट हो गया इसको, इसमें ना पूछता है आपको ना एंथैल्पी का एक टॉपिक आता है आजकल, ये एक नया एडिशन हुआ है। तो ये आप तभी करना जबकि आपको समय हो। ये एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया हुआ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, मतलब इसलिए टाइम हो तभी करना। अब आया इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर को पूछते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि किलो वाट आवर, तो वाट हो गया पावर इंटू टाइम, तो ये होगा एनर्जी, I² R पावर, I² RT एनर्जी। फ्यूज पूछेगा क्या काम है, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है कि वोल्टेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी वो पूछ सकता है। और इसमें एक और पूछता है कि अगर हमें मतलब होता है ना कि एक शंट को हम करेंगे कनेक्ट, वो सीरीज में करेंगे कि हम लोग पैरेलल में करेंगे कि हमारा जो रजिस्टर को डाल देंगे इन द सीरीज में, इस तरह का सवाल आपसे वो पूछता है। कुछ नहीं करना है इसमें भी, एनसीईआरटी उठाइए, क्लास 10 से करिए, लूसेंट से आप करना, दो या तीन पन्ने में दिया हुआ है, वहाँ से इजीली आपका हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि हम लोगों ने कोई टॉपिक को छोड़ा ही नहीं है, कोई भी एस्पेक्ट को। वो कहाँ से करना भी देख के लग रहा होगा कि तो बहुत है नहीं पर, बट आप ये समझो कि मैंने इसको बाइफरकेट किया हुआ है कि टॉपिक को इतना ही बस कर लेना, इसी को बार बार करना, आपका हो जाएगा एग्जाम। अब आता है केमिस्ट्री, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 10 में, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ जीसी से भी आप कर सकते हैं, इसको अच्छा दिया हुआ है। पूछेगा सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, एनसीईआरटी क्लास 9 में अच्छे से दिया हुआ, वहां से आप देख लेंगे। ये अच्छा चैप्टर, थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, 3-4 पन्ने में है, भूल सकते हैं कि एरोसोल क्या है, फोम क्या है, एक टेबल फॉर्मेट है वहां पर दिया हुआ है, वहां से देख लेंगे आप।
अब आता है कार्बन एंड कंपाउंड, फिर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन, एनसीईआरटी क्लास 10 इससे अच्छा कोई सोर्स है ही नहीं। और जब आप यही सब आप करेंगे ना तो ये जो है गैल्वेनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी, ये सब इसी में कवर अप हो जाएगा। जब आप यही सब चैप्टर करने बाद सब कुछ इसमें कवर अप हो जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एनसीईआरटी क्लास 7, देखो इससे सिंपल क्या होगा, एनसीईआरटी क्लास 6 7 से करना है और फिर गो थ्रू करना है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग दिया हुआ इसमें, बस गो थ्रू करके छूट तो नहीं गया बस। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये आपको करना है एनसीईआरटी क्लास 12 से। ठीक है, ये थोड़ा सा नेम्स बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट क्या है कि यहाँ से एक सवाल तो लगभग पूछता ही पूछता है हर साल में, तो ये टाइम रहेगा तो ये बिल्कुल आप करना। फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल, एनसीईआरटी क्लास 10 से आप कर लेना। ठीक है, इसी में आपको पूछ देगा एलॉय, तो एलॉय का नाम आपको किताब में दिया हुआ, आप उतने पर ही आप फोकस करना, लूसेंट में बहुत ज़्यादा दिया हुआ उतना नहीं पूछता है। फिर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर आपको ये करना है एनसीईआरटी क्लास 9 से पूछेगा ना कि नील बोर ने दिया था क्या, या किन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है यहाँ पर, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, किस साल में हुआ था, इस तरह का सवाल वो पूछता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर का नाम है, क्लास 9 में करना बन जाएगा सवाल। पेट्रोलियम क्लास 8 एनसीईआरटी में आप कर लेना, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि पहले क्या बनता है, क्रूड ऑयल से क्या होता है, सब कुछ दिया हुआ वहाँ पर। फिर अगर टाइम बचा देन गो फॉर लूसेंट। बायोलॉजी में आओ, कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, एनसीईआरटी क्लास 9, मैं पूछूं गोल्जी एपिटस क्या है, मैं पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मैं बोलूं कि रेक्टेंगल टाइप का सेल वॉल किसका होता है, सेल वॉल ही किस में होता है, प्लास्टिड किस में होता है, इस तरह का जो सवाल है पूछता है, ये आपको क्लास 9 में आपको मिल जाएगा। टिश्यूज हो गया, एनसीईआरटी क्लास 9 में दिया हुआ है, क्लास 6 में भी दिया हुआ है, ये पूछता है ना कि जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, सब यहाँ पर दिया हुआ है, ईजी है, तो क्लास 6 में क्या ही आपको टाइम लगेगा करने में, बताओ। अब बता डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड द एनिमल से, लूसेंट से आपके ना ये सेम ही चीज़ है, ना भी करो तो भी आपके चैप्टर से कवर अप हो जाएगा। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड द एनिमल किंगडम, ये एक पूछता है, नया टॉपिक है, और इसे आप एनसीईआरटी क्लास 11 से आप कर सकते हो, और प्लस आप लूसेंट भी आप यहाँ पर देख लेना। जैसे पूछता है ना कभी कभी कि रेप्टाइल के बारे में, कौन सा इनमें से रेप्टाइल है, फिर जो वेल है क्या वो मैमल है, क्या वो रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, क्या है, ये आप लूसेंट से देख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में अच्छा दिया हुआ है। फिर रूट है क्या है, स्टेम, लीफ, फ्रूट, मतलब ये पूछेगा ना कि जिंजर क्या है, रूट है या स्टेम है, क्या है वो, रूट एंड स्टेम में क्या फ़र्क है, जो जैसे जो बाइफरकेट करता है ना, मान लो ऐसे, वो क्या होता है, वो स्टेम में होता है, रूट में होता है। लीफ पूछ देगा, ये पता है, ये जो ये जो पॉइंट, इसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है। फिर ये जो स्टोमाटा है, ये इसका काम क्या है। फ्रूट ये पूछ देगा, ट्रू फ्रूट कौन सा है, फॉल्स फ्रूट कौन सा है, कोई भी एक जैसे हम लोग खाते हैं लीची, उसके अंदर का जो पार्ट है वो क्या, ड्रूप है, उसको क्या बोलते हैं। फिर एंडोकार्प क्या है, मेसोकार्प क्या है, ये इस तरह का सवाल पूछ देगा, ये भी आपको एनसीईआरटी क्लास 6 और क्लास 11 में दोनों में दिया हुआ है। या वहाँ से कर लो, टाइम एकदम कम रहे, बहुत कम रहे, देन गो फॉर लूसेंट, बट ट्राई की चैप्टर को आप एनसीईआरटी से आप कर लो। ठीक है, अब होता है ट्रांसमिशन इन द प्लांट, तो क्लास 7 में दिया हुआ है, क्लास 10 में भी दिया हुआ है, ईजी है, एक बार पढ़ोगे हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस, जैसे कि इस बार एडीओ में भी सवाल आया था ना इस पे, जो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे क्या पूछा है, तो सीधा वो एनसीईआरटी का उठाया हुआ सवाल है। प्लस एक बार लूसेंट भी आप देख लेना, वहाँ डार्क रिएक्शन, हिल रिएक्शन क्या क्या हुआ वहाँ दिया हुआ है, एक पन्ना है उसके साइड में दिया हुआ है, वो देख लेना अच्छा से, वहाँ पर दिया हुआ है। फिर हो गया इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनहेरिटेंस क्या हुआ, जेनेटिक्स क्या हुआ, ये आप एनसीईआरटी क्लास 10 11 से आप कर लेना, 10 और 12 से आप कर लेना। बट एक बात ध्यान में है ना, ये जो क्लास 12 एनसीईआरटी है ये बहुत डिफिकल्ट है इसका। यहाँ पर आपको दिया है कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, एक पूरा एक ऐसे ग्राफ टेबल दिया हुआ है कि, पर उतना याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप ट्राई करना है कि 10 तक ही आप कर लो, फिर आप लूसेंट आप देख लेना। फिर यहाँ पर थ्योरीज होगा कि जैसे कि डार्विन ने क्या बोला, लमार्क ने क्या बोला, ठीक है, इस तरह का एक सिंगल एक पन्ना का छोटे से भाग में दिया हुआ है, लूसेंट में आप देख लेना। 10 एनसीईआरटी कर लेना, पूछ देगा ना कि मेंडल कौन थे, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, पूछ सकता है। और 12 अब तभी करना जबकि अदर कुछ हो चुका है, अब चलो टाइम है तो अब हम एक्स्ट्रा भी करते हैं। अब हो गया ब्लड, ब्लड में पूछ देगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऐसा पूछ देगा, ये आप लूसेंट से ही आप कर लेना, यहाँ अच्छे से दिया हुआ है, कम में दिया हुआ है। और ये जो है ना आईजीएम, जो इम्यूनो ग्लोबुलिन होता है, तो ये सब क्या होता है, जैसे इम्यूनिटी के लिए मदर्स मिल्क में क्या आता है, ये सब आपको क्लास 12 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक पन्ने में ही दिया हुआ है, चैप्टर है एक, आधे पन्ने में आप इसको क्रॉस फॉर्मेट में कर लेना, बन जाएगा। जो भी सवाल पूछेगा बहुत ईजी है। देखो डायसिस सिस्टम है, ये आप लूसेंट से आप कर लें, एनसीईआरटी भी अच्छा दिया हुआ है बट वो स्कैटर्ड है, आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम कम है। अगर आप बस उठाना लूसेंट, इसे पूछेगा सपोज कि जो स्टोमक है, स्टोमक कौन सा एसिड कर रहा है रिलीज, क्या ये पेप्सिन कर रहा है, ठीक है, क्या ये अदर एसिड कर रहा है, अदर एंजाइम्स को कर रहा है, क्या नाम है उसका।
फिर पूछ देगा इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा इंटेस्टाइन कौन सा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम, डेडनम, ड्यूटेनम, जेजनम, जैसे पूछ देगा। बहुत सारा नाम है कि कौन सा होगा, उसमें कौन कौन सा रिलीज होता है, एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन कहाँ होता है, डाइजेशन, बाइल का काम क्या है, पेनक्रिया क्या है, पेनक्रिया में जो बीटा सेल्स होता है वो क्या है। तो इस तरह का चीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर वगैरह, ये सब कुछ आप यहाँ से लूसेंट से आप कर सकते हो, सारा सवाल बन जाएगा। विटामिन्स, डिजीजेस, नर्वस सिस्टम, कंप्लीटली गो फॉर लूसेंट, ज़्यादा यहाँ वहाँ मत करना। एनसीईआरटी में ऑब्वियसली बहुत अच्छा दिया हुआ है, बट कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि स्प्रेड है ये लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ, वहाँ से आप करना। बोन जॉइनर टेंडन क्या मतलब कि जैसे बोन बोन क्या जोड़ता है, कार्टिलेज क्या, पिन्ना क्या है, इस तरह का चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आई थिंक ये क्लास 6 या 7 में ही, आप एक बार चेक करना उसको। ठीक है, कुछ नहीं यार, ये क्या है, मतलब कि पूछेगा ना हिंज जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट अब क्या है, पेल्विक क्या है। ठीक है, इस तरह सवाल पूछेगा आपको एनसीईआरटी से, कि आप एनसीईआरटी कर लो, उसमें 2-3 पन्ने का ही तो है ये। किडनी हो गया तो ये आप लूसेंट से आप देख लेना, सिंपल सा फॉर्मेट में बहुत बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि अब नेफ्रॉन क्या है, उस तरह का इजली है। डिजीज इन प्लांट, प्लांट हार्मोन्स एंड ह्यूमन हार्मोन, गो फॉर लूसेंट। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार आप पन्ना पलट सकते हैं, समय का बट कमी हो तो आप लूसेंट पे ही जाएं। ये खास करके जो ह्यूमन हार्मोन ये पूछता है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है, फीमेल का जो हार्मोन्स होता है उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या है, ये सब पूछता है। तो ये आप एक बार देख लेना लूसेंट से। ठीक है, तो देखो इतना ही हम लोगों ने ओवरऑल मतलब कि जो हम लोगों ने जो फाइंड किया ना कि ये इंपॉर्टेंट थीम्स है। और देखो ये लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको बाइफरकेट करके लिखा है। ठीक है, और ये सो प्रिपेयर किया था कि एक एक पॉइंट लिखा था है ताकि वो छूटे नहीं आपसे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है देन फाइन, आप बस इस टॉपिक को एक बार देख लेना कि हाँ ये कहीं छूट तो नहीं गया, छूट गया तो एक बार देख लेना इसमें क्या है। और देखो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है प्रिपेयर करने का, ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा। इसके अलावा जैसे मैथ होता है ना, मैथ्स एप्टीट्यूड, लोग में बहुत फियर होता है क्या करें, बस पीवाईक्यू कर लो यार, कुछ नहीं करना और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पीवाईक्यूज कर लो। आप अगर 71st का एग्जाम का देखोगे 10 में 10 थे बनने वाले, एकदम सिंपल था वो। ये जरूर करना, छोड़ना मत, डरना मत, बहुत सिंपल है एकदम, इतना आसान पूछेगा। ठीक है, अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट होगा 7 तो बन ही जाएगा आपसे यार। ठीक है, ये कर लेना। फिर आप करंट अफेयर तो जो भी आप सोर्स अभी कर रहे होगे उसी को आप फॉलो करना। तो बार बार वो थिंग ना कि रिवाइज करो। आप एक बार आप आज आपने पढ़ लिया कि अब बैटल ऑफ प्लासी किस साल में हुआ था, आपने सपोज फर्स्ट टाइम में, आप कल भूल जाएंगे उसको, आप नहीं तो आप परसों भूल जाएंगे उसको। लेकिन अगर अगर आप सब कुछ को रिवाइज करते जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तरीका क्या होता है ना, अगर आपने 10 घंटा आज पढ़ लिया तो जो आपने आज पढ़ा है ना, कल उसको 2 घंटे लगा फिर रिवाइज करो। फिर आपने प्लस, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 12 घंटे पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर जो आपने कल पढ़ा होगा 10 आवर्स, फिर उसको अगले दिन आप रिवाइज करो 2 आवर। ये तरीका है करने का। ऐसे ही जब आपका एक हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गया, जो भी 6 दिन में पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। अब भले 6 दिन का वाला 8 दिन आप ले लो, लेकिन उसको एक दिन रखो, जो भी किया उसको बस रिवाइज करना है। ठीक है, जब ऐसा आप करोगे आप भूलोगे ही नहीं उसको, वो आपकी मेमोरी में आ जाएगा। दिन है 72 दिन है, 70 डेज है, ठीक है, इनफ दिन है कि अगर एक तरीके से ना, एक होता है ना कि फुल तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ या मैं तैयारी कर रही हूँ तरीके से एकदम पता है ये थी, मैं ये पूछा है, मैं मुझे करना ही करना है इसे। अगर आपने ऐसा किया है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलने वाला है। आपको एक विश्वास रखना अपने अंदर में कि निकलेगा। ये थीम्स जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा किया हुआ है ताकि आप यहाँ वहाँ ज़्यादा होता है ना कि ये भी कर ले क्या, या फिर वहाँ से कोई ये बोला वो कर ले, कोई वो बोला वो कर ले, तो कन्फ्यूज होता है लोग। तो कन्फ्यूज आप ना हो, इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे लिस्ट को तैयार किया है। जो भी लोग आप में से देखेंगे इसको फॉलो करिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदा आएगा। और इसके साथ में आप पीवाईक्यूज़ आप करते चलिए। बस पीवाईक्यूज़ किसका कहते हैं, सिर्फ जो बीपीएससी सीसी है ना, सीसी सिर्फ आप उसी का ही अभी फिलहाल करिए, क्योंकि अभी उतना टाइम, अभी तक आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है नहीं, बट अभी एक्चुअली उतना सिर्फ जो सीसी में जो पूछा है ना, 70th में जब पूछा, 69th में जो पूछा, प्लस जो भी रिसेंट के एग्जाम्स हो, जैसे अभी हुआ एपीओ का एग्जाम। ठीक है, इस तरह के जो भी एग्जाम अभी एकदम हाल मतलब लेस देन 1 ईयर के गैप में जो भी रिसेंट एग्जाम्स हुआ है, प्लस पीवाईक्यू फिर 70, 69, 68 इस तरीके से गए, जहां तक आप जा पाए ये आप जरूर करना। उसके बाद अगर टाइम रहा तो रिवाइज करते चलिए, टेस्ट सीरीज लगाते चलिए, जो टेस्ट सीरीज आपको मन करे वो लगाइए। चाहे तो 1 महीने के बाद से ही आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना। दिन में ऐसा फिक्स करना कि 1 घंटे मुझे टेस्ट ही देना, आए चाहे नहीं आए, नहीं आएगा याद कर लेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, यही सोच करके करना और एग्जाम निकल जाएगा, बस विश्वास रखना। ये लिस्ट जो तैयार किया गया इसमें बहुत एक्सपीरियंस है लोगों का, और लोगों ने किया है उस तरीके से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, फॉलो करिएगा। थैंक यू।